हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी और एग्जाम बी के बैंक बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कुछ कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे, जैसे कि किस तरीके से हमारे को कोडिंग में कुछ कोड्स दिए होते हैं कुछ वर्ड्स के, उनको किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके का लॉजिक हम जनरली हमारे एग्जाम्स में जो आता है वो देखेंगे। और उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले NIACL, GIC और उसके आगे जितने भी आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं उनमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के। तो उनके बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कितने तरीके के बैंकिंग में कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली 2 या 3 तरीके के कैटेगरीज के होते हैं जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में आपका मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। सिंगल कोडिंग डिकोडिंग अब बहुत रेयर मोमेंट्स पे आपको बैंकिंग के पेपर में देखने को मिलता है। और कोडिंग डिकोडिंग में जो लॉजिकल या बाइनरी या कभी कभी मशीन इनपुट आउटपुट के फॉर्म में आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको जनरली मेंस में ही मिलता है देखने को क्वेश्चन उससे रिलेटेड। जैसे कि आपका GIC का पेपर है, क्योंकि अब GIC में केवल रीजनिंग आनी है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन उसमें रीजनिंग का होना है और एक सिंगल पेपर होना है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स समझेंगे, जो कुछ कॉमन लॉजिक्स हैं उनको समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, चाहे वो चाइनीज़ कोडिंग आए या आपकी कंडीशनल कोडिंग आए या लॉजिकल कोडिंग आए या बाइनरी कोडिंग आए, इवन दिस कोडिंग्स जो आप लॉजिक समझोगे उससे रिलेटेड आपको मशीन इनपुट आउटपुट में भी कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलना है। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये हमारा एग्जाम बी का ऐप है और अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। और आज अब अगर आप पहली बार YouTube पे एग्जाम बी या एस बैंकिंग बी पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है या इंफॉर्मेशन है आपको हमारे बैंक बी यूट्यूब चैनल पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बस नोटिफिकेशन ही नहीं, हम हर हफ्ते हर बार रीजनिंग में हुआ, क्वांट में हुआ, इंग्लिश में हुआ, इससे रिलेटेड हर बार कोई ना कोई एक नए टॉपिक पे बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं और उसी से रिलेटेड हम कुछ अगले सेशन में MCQs भी करते हैं, जो कि आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बैंक बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, ताकि जो भी रिलेटेड टू दिस वीडियो की जितनी भी आपकी PPTs है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, उस टेलीग्राम चैनल पे डेली के डेली उस पर क्वेश्चंस जाते हैं, तो आपका डेली का डेली हर रिलेटेड क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो भी है आपको प्रैक्टिस करने को उस पर बहुत आराम से मिलता है। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, और टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो करिए। और अगर आप हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और जो भी आपके अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, उनसे रिलेटेड जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे उस कोर्स का इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलता है, जहां पे आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी आपको हमेशा गाइड करती है और आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है, मदद करती है कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो। एंड दैट इज व्हाट वी वांट एंड दैट इज व्हाट यू वांट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का सेशन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप समझो तो हमारे जनरली किसी भी वर्ड को नंबर के फॉर्म में करना या किसी भी वर्ड को एक दूसरे अलग वर्ड के फॉर्म में डिकोड करके देना, आपको कोड करके दिया जाता है उस वर्ड को। सपोज कैट को हमने डिकोड कर दिया, कैसे? कैट को डिकोड कर दिया हमने
बैट से। ठीक, जस्ट एन एग्जांपल, कैट को हमने डिकोड कर दिया बैट से। अब इस कैट का बैट में क्या कन्वर्जन हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक यूज किया गया है, वही होता है, वही हमें डिकोड करना होता है। और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको आप डिकोड कर लोगे तो उस तरीके से जो भी आपको सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखते हैं कि जनरली आपको कोडिंग या डिकोडिंग में कौन से लॉजिक यूज होते हैं, क्योंकि हमारे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि, क्योंकि होता क्या है कि आप कोडिंग डिकोडिंग में इसी में लॉजिक को जो ढूंढने में ही ज्यादातर आपका टाइम चल जाता है। और हमारे सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करने होते हैं। तो उन सवालों को कितना जल्दी किया जाए ये हम अगले सेशन में देखेंगे, जहां मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा आपके लिए। आज के सेशन में हम केवल बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, तो आप एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक में जो भी लॉजिक यूज होता है वो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है बेसिक्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर तो कुछ लेके नहीं आए। देखिए सर बहुत कुछ लेके आए हैं, क्योंकि एक कोरे कागज पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपके जो भी वर्ड्स दिए गए तो उसमें जनरली जो लॉजिक यूज किया जाता है वो होता है आपके अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू से। वो हो सकता है फॉरवर्ड हो, वो हो सकता है रिवर्स हो, या ये भी हो सकता है कि आपके नंबर्स, अगर वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट किया गया है तो उस नंबर्स में कहीं ना कहीं आपके उस पोजीशन, जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज में हम जाते हैं, ए टू जेड जाए या जेड टू ए जाए, उनकी जो भी पोजीशन वैल्यू आएगी उनकी पोजीशन वैल्यू के साथ कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उनके रिलेटेड नंबर को कोड किया जाता है। तो ये सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि हम उस पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल सीरीज के पोजीशंस को कैसे समझते हैं और उनको याद कैसे रखना है। उसके बाद आपकी जो चाइनीज कोडिंग आती है उन सब क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है वो भी हम इसी सेशन में देखने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत बार मशीन में या आपको कोडिंग में आपको कई बार सिंबल्स भी दिखते हैं, तो सिंबल्स यूज करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो भी आज हम इस सेशन में देखेंगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार एबीसीडी पढ़ लेते हैं। मुझे मालूम है आपको ए टू जेड आता है, आपको ए टू जेड आता है, ये मुझे भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है, लेकिन उस ए टू जेड पे पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि ए टू जेड का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, और उनको याद रखने का हम क्या सिस्टम रख सकते हैं वो भी देखेंगे। चलिए आइए देखा जाए। अगर हम लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलिए ये तो हो गया हमारा ए टू जेड तक का सारा सिस्टम। अब इसमें देखते हैं फॉरवर्ड पोजीशन को हम थोड़ा दूसरे कलर में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, and then we will move ahead with 20 21 22 23 24 25 and then 26। इसे हम कह देते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, जो कि आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो ये पोजीशंस आती हैं। बैकवर्ड काउंटिंग की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड काउंटिंग को हम 1 2 3 4 5 6 7 and then 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
and 21, 22, 23, 24, 25 and 26। तो आप 1 से 26 तक गए जो कि आपका फॉरवर्ड काउंटिंग हुई, 1 से 26 तक आए तो आपका फॉरवर्ड काउंटिंग हुआ। अब देखो इसमें याद करना कैसे है, दो तीन तरीके हैं इसको याद करने के। पहले हम फॉरवर्ड काउंटिंग की बात करते हैं। देखिए एक तो आपका सबसे नोन फॉर्मूला है, जो कि आपका सबसे नोन फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है जिसे हम बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ई जो टी। अब देखिए ये जो ई जो टी है, ई की पोजीशन वैल्यू क्या है? 5, तो हमने यहां लिख लिया 5। जे की पोजीशन वैल्यू 10, तो हमने लिख लिया 10। ओ की पोजीशन वैल्यू 15, तो इसको लिख लिया 15। और टी की पोजीशन वैल्यू है आपकी 20, तो यहां पे हमने लिख लिया 20। और वाई की पोजीशन वैल्यू क्या है? 25, तो हमने यहां लिख लिया 25। ईजोटी इज अ 5 लेटर वर्ड, ईजोटी इज अ 5 लेटर वर्ड एंड वी आर गोइंग विथ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का जब मल्टीपल पे आप आगे बढ़ते हो तो 5, 10, 15, 20, 25, यही 5 मल्टीपल्स आपके ईजोटी में जनरली आते हैं। अगर आपको ई याद है, ई याद है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि जी का पोजीशन वैल्यू हमें बताइए, जी का पोजीशन वैल्यू हमें बताइए, आपको ई मालूम है, ई के बाद आता है एफ और जी, ई के बाद आता है एफ और जी, और 5 में आपने +2 कर दिया तो क्या आ गया? 7। 5 में +2 कर दिया तो क्या आ गया? 7। और 7 पे हम देखें तो हमारा कौन सा लेटर आ रहा है? जी आता है। 7 पे हमारे क्या आता है? जी लेटर आता है। चलिए और एक तरीका देखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ वी, तो आपको अगर ये याद है कि ईजोटी में टी 20 होता है, टी के बाद यू और वी आया, क्या हो गया? 22 हो गया, तो आप 22 उसकी पोजीशन वैल्यू कंसिडर कर लोगे। ये एक तरीका है आपको क्या याद रखने का, जो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। ठीक है, चलिए अब अगर एक बात किया जाए बैकवर्ड काउंटिंग की, बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग तो आप इस तरीके से याद कर लिए। अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग याद है, अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग याद है, तो किसी की बैकवर्ड काउंटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? किसी के बैकवर्ड काउंटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? बैकवर्ड काउंटिंग के लिए आपके पास सिंपल एक तरीका क्या है? सिंपल एक तरीका क्या होगा कि दो तरीके, पहला तरीका यह है कि जो भी है, ठीक है ना, जो भी लेटर आप देखो, जो भी लेटर देखो यहां पे, इनको ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 27। इनको ऐड किया तो 27, इसी तरह इनको ऐड किया तो 27 और 27। तो जो भी आप A to Z तक जाओगे, जो भी आप A to Z तक जाओगे, तो जो उनकी फॉरवर्ड काउंटिंग है, जो उनकी फॉरवर्ड काउंटिंग है और जो बैकवर्ड काउंटिंग है, उन दोनों के पोजीशन वैल्यू को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको सम हमेशा क्या मिलने वाला है? 27। आपको सम हमेशा क्या मिलने वाला है? 27। सम ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन, ये आपको हमेशा, अगर आपको फॉरवर्ड याद है, अगर आपको फॉरवर्ड याद है, तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द ऑपोजिट, या जो बैकवर्ड काउंटिंग पे उनकी पोजीशन होगी वो। अब मान लो हमने निकाला था G7, अब G का बैकवर्ड काउंटिंग पे अगर हम एडिशन करें तो 27 होने वाला था। अब इस 27 में से आप 7 को माइनस किए तो क्या मिला? 20। क्या मिला? 20। और आप यहां नोटिस कर सकते हो कि बैकवर्ड काउंटिंग में इनका पोजीशन क्या है? 20 एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? 20 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इनका बैकवर्ड काउंटिंग का तरीका हो जाता है। ठीक है, एक चीज आप ये कर सकते हो। एक तरीका जो है वो ये है
कि इन दोनों सम का, चाहे वो फॉरवर्ड पोजीशन की बात करें या बैकवर्ड पोजीशन, दोनों पोजीशन के वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या आने वाला है? 27 आने वाला है। तो अगर ये 27 आ रहा है और आपको फॉरवर्ड काउंटिंग याद है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग 27 में से माइनस करके पता कर सकते हो। मान लीजिए, जस्ट टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 22, दैट इज v। तो 27 में से 22 माइनस किया हमने तो क्या आया? 5। एंड इफ यू नोटिस द वैल्यू ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ v इज 5। इज इट और नॉट? इज इट? इट इज 5। तो ये एक तरीका है जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग को याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। एक ये तरीका कह लो, या एक जो और तरीका आप यूज कर सकते हो, एक जो और तरीका आप यूज कर सकते हो इनको याद करने का, वो ये है, एक तरीका क्या है कि हमको मालूम है कि अल्फाबेट में टोटल 26 होते हैं। टोटल 26 होते हैं। टोटल अल्फाबेट्स हमको मालूम है कि 26 होते हैं। तो आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से बैकवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग अगर याद है तो आप टोटल अल्फाबेट 26 हैं, उनमें से उनकी फॉरवर्ड पोजीशन को माइनस करके उसमें +1 कर लो तो भी आपको उनका क्या मिल जाएगा? बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगा। बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगा। तो अगर इसको आप करो तो 26, हमने क्या पढ़ा था? जी का फॉरवर्ड पोजीशन 7। तो अगर उस चीज को आप जाओ 26 माइनस 7 +1, तो ये आपको क्या देने वाला है? 20 देने वाला है, जो कि जी का आपका पोजीशन हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए एक और चीज़ अब हम देखेंगे, इसमें एक और चीज़ देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है तो हम एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हर एक लेटर का जो बात करें हम, अगर हम हर एक लेटर का अपोजिट लेटर की बात करें तो हम एक बार देखते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल एंड एम। ठीक है ना? एम तक हम वहां गए। फिर यहां लिखते हैं N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X एंड Y एंड Z। ठीक है, यानी एक बार काउंट कर लेते हैं हम यहां से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। अब एक चीज अगर आप देखो, एक चीज अगर हम यहां पे देखें तो इनकी पोजीशन वैल्यू हम फिर से लिखेंगे फॉरवर्ड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Then we'll go with 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 एंड 26 हो गया। अब अगर देखा जाए एक चीज, ऑपोजिट मतलब क्या? कि जो इसका फॉरवर्ड काउंटिंग आ रहा है तो हम बैकवर्ड काउंटिंग से जस्ट वही वैल्यू पा सके। आइए देखते हैं, यहां पे लिखते चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो एक चीज हमें नोटिस करना आप
कि जो फॉरवर्ड काउंटिंग में है वो अगर बैकवर्ड काउंटिंग में वही पोजीशन रखता है, जैसे कि ए का यहां पे फॉरवर्ड पोजीशन 1 है, तो जेड का यहां पे फॉरवर्ड पोजीशन क्या है, 1 है। तो जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जब बात करते हैं और वो दोनों वैल्यू सेम आए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ऑपोजिट पेयर। उनको क्या कह देते हैं, ऑपोजिट पेयर। उन्हीं को हम कह देते हैं ऑपोजिट पेयर। ठीक। तो एक चीज आप नोटिस करोगे, एक चीज यहां से आपको जरूर समझ में आएगी कि जो भी आपका फॉरवर्ड पोजीशन आता है, जो भी आपका फॉरवर्ड पोजीशन आ रहा है, उसी के नंबर पे बैकवर्ड पोजीशन पे भी वैल्यू वही आए, उन्हीं को हम क्या कह दे रहे हैं, अपोजिट पेयर कह दे रहे हैं। ये तो भाई इतना सारा नंबर लिखा है तो हमको ये चीज समझ में आ रही है। बट अगर आपके एग्जाम में जो आएगा, आपके एग्जाम में जो चीज आएगी, उस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कोई एक लेटर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अपोजिट पेयर क्या है, इसका अपोजिट पेयर क्या है। तो हम यहां देखो, आई यहां पे है, आई है। सपोज आपसे पूछा कि व्हाट इज द अपोजिट पेयर ऑफ आई, ये पूछता नहीं है, ये पूछता नहीं है। जब आपको डिकोड कर या कोड बना के देगा किसी वर्ड का, तो हो सकता है जो लेटर वहां यूज हुआ हो वो आई का अपोजिट हो, वो आई का अपोजिट पेयर हो। तो अगर हम बात करते हैं आई 9 पोजीशन पे है, तो बैकवर्ड में आए तो आई का 9, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग में आर आपका 9 पोजीशन पे है, यानी आई का अपोजिट पेयर कौन हो गया, आर हो गया। आई का अपोजिट पेयर क्या हो गया, आर हो गया। अगर आई का अपोजिट पेयर आपका आर हो जा रहा है, आई का अपोजिट पेयर अगर आपका आर हो जा रहा है, तो एक चीज आप यहां फिर से देख सकते हो कि जो इसका फॉरवर्ड है और जो इसका फॉरवर्ड है, दोनों का सम क्या आ रहा है, फिर से 18 + 9 किया तो 27 आ रहा है। क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। यानी आपको आई का पोजीशन मालूम है, जो कि क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक। अगर आपको यह चीज मालूम है कि आपका अपोजिट पेयर जो आई है, उसका अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन वैल्यू 9 है, तो आप क्या कर सकते हो, 27 - 9 करके जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। और इजोटी की कहानी के हिसाब से, इजोटी के कहानी के हिसाब से 20 ये आ रहा था, 20 पे टी आ रहा था, और 20 से 2 बैकवर्ड कौन आ गया, आर आ गया, दैट इज 18। तो 18 पे आने वाला अल्फाबेट कौन सा है, आर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आपको दे दिया है, कुछ लेटर दिया हुआ है, हम मानते हैं आपके पास लेटर के है। अब के का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, के का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, के किसके बाद आएगा, जे के बाद आएगा। जे पे 10 है, जे के बाद के आया, जे के बाद जस्ट के आता है, ये चीज मन में पढ़ लिया। जे के बाद के आता है, जे 10 पे है, जे 10 पे है, और के उसके बाद आता है तो 11 है। तो के की पोजीशन वैल्यू अगर 11 है, तो इसके अपोजिट की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। और हमें मालूम है कि ई जे ओ में ओ 15 होता है, और ओ के जस्ट बाद, यानी कि 15 के जस्ट बाद 16 आएगा, और ओ के जस्ट बाद कौन सा लेटर आएगा, आपका पी आएगा। तो के का अपोजिट लेटर पी हो गया, एंड दैट विल बी योर अपोजिट लेटर ऑफ के। ठीक है ना। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके हिसाब से हमने ले लिया ओ, और चलिए ओ भी छोड़ी, चलिए ओ से फिर करते हैं एक और एग्जांपल देख लेंगे।
इजोटी के हिसाब से ओ की पोजीशन वैल्यू 15 आती है। ओ इजोटी के वजह से, इजोटी की वैल्यू की वजह से ओ की पोजीशन वैल्यू 15 आ रही है, ठीक ना। ओ की पोजीशन वैल्यू 15 आ रही है, तो 27 माइनस 15 करे तो क्या आ जाएगा, 12। अब हमें फॉरवर्ड पोजीशन में देखना है कि 12 कहां आएगा। 12 यानी कि J10 और इससे +2 यानी कि 2 लेटर आगे K L, L आया तो O का अपोजिट पेयर कौन हो गया, L हो गया। O का अपोजिट पेयर L हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है R नहीं लेना है तो Q ले लेते हैं। चलिए Q ले लेते हैं, तो Q का फॉरवर्ड पोजीशन क्या होगा इजोटी के हिसाब से। इजोटी के हिसाब से देखें तो I E J O T Y 5 10 15 20 25 Q O तुम्हारा 15 है, O आपका 15 है और Q उसके बाद आएगा, तो आप क्या करोगे एक बार पढ़ लोगे मन में, O P Q 15 16 17 O P Q O P Q 15 16 17, तो 17 आ रहा है इसका पोजीशन वैल्यू। When you subtract 17 from 27 you will get 10, and if you again talk about what कि 10 पे कौन सा आपका लेटर आएगा, तो इजोटी में ही 10th पोजीशन पे आपको J मिल जा रहा है, तो J will be your opposite pair of Q। J will be opposite pair of Q, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई, बैकवर्ड काउंटिंग हो गई, अपोजिट पेयर हो गया, ये सारी चीजें आप अल्फाबेट्स में देख सकते हो। ये सारी चीजें आप अल्फाबेट में देख सकते हो और इन्हीं चीजों को यूज करके आपके कोडिंग डिकोडिंग में चीजें की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल सीरीज की अपोजिट पेयर्स, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। ये 3 चीजें हमने जो सीखी हैं, इन्हीं पे अब आगे लॉजिक्स को डिफाइन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या किया जाता है, देयर आर सर्टेन डिफरेंट लॉजिक्स। सपोज M है, M का पोजीशन वैल्यू 13 हुआ इजोटी के हिसाब से, M का पोजीशन वैल्यू 13 आ गया। अब इस 13 के साथ क्या किया जा सकता है, एक तो 1 + 3 किया जा सकता है, दैट इज 4। एक चीज क्या किया जा सकता है, कोई भी इंटू K कांस्टेंट करके नंबर्स को लिखा जा सकता है, ठीक। या तो 1 और 3 हो गया, 1 × 3 कर दिया, 3 हो गया। एक क्या लॉजिक हो सकता है, 1² + 3² आपका कितना हो गया, 10 हो गया। एक लॉजिक क्या यूज किया जा सकता है, 1³ 3³ जो आपका हो जाएगा 28। तो ये पार्ट जनरली आपके नंबर्स को डिफाइन कर सकता है, ये चीज आपके नंबर को डिफाइन कर सकता है। उसके पोजीशन वैल्यू में जो जो डिजिट आ रहे हैं उनको क्यूब करके सम आ जाएगा 28। अगर यही 12 होता, यही चीज अगर यहां पे L होता और उसकी पोजीशन वैल्यू 2 है, तो इनका क्यूब किया जाएगा, तो 1³ + 2³ आपका 8 और 9 आ गया, जो कि 26 से कम है, जो कि 26 से आपका कम है। बट अगर इसी के आगे अगर हम इसी पॉइंट पे O ले ले, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे हम अगर O ले ले, तो O की पोजीशन वैल्यू है 15, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और ये 126 आ गया। अब चूंकि हमारे अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो इस नंबर पे कोई पोजीशन वैल्यू ही नहीं लाई करेगी, इस नंबर पे कोई भी पोजीशन वैल्यू ही नहीं लाई करेगी। जब इस नंबर पे कोई पोजीशन वैल्यू लाई नहीं करेगी, तो इस नंबर के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो, जैसे कि 126 को सर्टेन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या 1 + 2 + 6
अब ये जो नंबर आएगा वो क्या हो सकता है, 9, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि डायरेक्ट इस नंबर को ही लिख दिया जाए, या इंटू एन कुछ सर्टेन नंबर करके जो भी 9n बनेगा वो लिख दिया जाए, या इस पोजीशन वैल्यू पे आने वाले लेटर को ही लिख दिया जाए। तो दे कैन डू एनीथिंग विद दिस नंबर। तो हमें ये सर्टेन लॉजिक्स होते हैं, ये कुछ कॉमन लॉजिक्स हैं जो आप हमेशा हिट एंड ट्रायल में देख सकते हो, एंड दिस लॉजिक विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन योर क्या कोडिंग को सॉल्व करने में। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई होगी हमारे ख्याल से। अब देखिए यही चीज यहां भी किया जा सकता है, यहां भी वही चीज किया जा सकता है, या तो इन नंबर्स के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए, समथिंग लाइक n मल्टीप्लीकेशन, और इनका फिर स्क्वायर कर दिया जाए, या एक चीज और क्या कर सकते हैं इसमें, एक और चीज क्या कर सकते हैं आपके साथ, 1 और 3 है, 1 और 3 है, तो पर्टिकुलर एक डिजिट का स्क्वायर और एक डिजिट का क्यूब, एक डिजिट का स्क्वायर और एक डिजिट का क्यूब भी किया जा सकता है यहां पे, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, या 1 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 3 का क्यूब 1 प्लस 27 एंड दैट इज इक्वल टू 28। ठीक, यहां पे अगर आप बात करो तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो गया 10। तो इस तरीके से हमारे पोजीशंस वैल्यू जो होती हैं उनको अलग अलग पोजीशंस वैल्यू के साथ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, इफ दोज नंबर आर इन बिटवीन 26, देन द अल्फाबेट मे बी यूज्ड एट दोज पोजीशन। मतलब कि अगर ये नंबर, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद अगर आपका नंबर 26 से कम आता है, अगर वो 26 से कम आ रहा है, तो देयर इज चांसेस कि वो 26 पे जो अल्फाबेट लाई कर रहा है आपका, वो भी उस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर सकता है। वहां पे हो सकता है उस पोजीशन वैल्यू के लेटर को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ठीक है ना, तो एक कुछ लॉजिक्स हैं जो कि आपके अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू को यूज करके क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बातें थी हमारी अल्फाबेट के पोजीशंस को लेके। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट्स देखेंगे इसमें। कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चाइनीज कोडिंग की, जो कि आपके जनरली प्रीलिम्स में हमेशा आती है। चाइनीज कोडिंग हमेशा आपके प्रीलिम्स में आती है, और इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? कुछ 1 2 3 4 वर्ड, 5 वर्ड, 1 2 3 4 वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड, 5 वर्ड, 1 2 3 4 5 5 वर्ड, इस तरीके से कुछ 5 वर्ड सेट्स दिए रहेंगे, और यहां पे कुछ उनके ही कोडिंग्स करके दे दिया जाएगा। और इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या दे दिया गया है। देखिए मैक्सिमम आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में, चाहे वो मेंस में तो आता नहीं है, चाइनीज कोडिंग मेंस में आएगा नहीं। हाँ, चाइनीज कोडिंग मेंस में उस फॉर्म में आता है आपके किस फॉर्म में आएगा? आपके डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आता है। ये आपका डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये 1 नंबर के सवाल में चाइनीज कोडिंग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सर्टेन कोड्स दे दिए जाएंगे, और फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दे दिया जाएगा, जिसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपको दे दिया जाएगा, और इससे पूछा जाएगा क्या तीनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम इसका कोड निकाल सकते हैं। एज यू नो व्हाट्स द डाटा सफिशिएंसी इज, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हम डाटा सफिशिएंसी की क्लास करेंगे। अभी हम कोडिंग की क्लास में हैं, तो हम कोडिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखो चाइनीज कोडिंग को करने के पहले क्या होता है, इस 5 लाइन में अगर आप देखोगे, इस 5 लाइन में कुल अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल इस 5 लाइन में मिला के हार्डली 8 to 10 और एट मैक्स कितना हो सकता है। देखिए अगर इस 5 में हर वर्ड ही डिफरेंट है तो 25 हो जाएगा, लेकिन
जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि जो आपका क्वेश्चन आता है चाइनीज डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग में, वो जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 वर्ड्स होते हैं। जनरली 10 to 12 वर्ड्स होते हैं। और अगर आप उन 10 वर्ड्स को लिख लो फटाफट, अब ये आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप लिख सकते हो। इन 10 वर्ड्स को आपने लिख लिया, जो भी इसमें रिपीट हो रहे हैं, अगर 10 हो रहे हैं तो 10, 12 हो रहे हैं तो 12, और 8 हो रहे हैं तो 8। तो जनरली आपका 8 to 12 के बीच में वर्ड्स लाई करते हैं। जनरली आपका चाइनीज कोडिंग में 8 से 10 कुल वर्ड होंगे, शब्द होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये पूरा कोड सेट बनाया जाता है। तो जैसे ही आप ये 8 से 10 कोड बनाए, एक तो तरीका है कि जो इसमें आपको वर्ड ऐसा दिखे जो इन चारों में नहीं है, उनका सबसे पहले ही कोड आप लिख लो, क्योंकि इसके सामने वाला डिकोडिंग वर्ड जो होगा वो सबसे अलग होने वाला है। ठीक, जो इन चारों में से कॉमन नहीं है, सबसे कम कॉमन है, या एक बार किसी एक लाइन में यूज हुआ है, उसका कोड आप यहां पे फटाक से लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, इसी तरीके से वर्ड्स को छांटते हुए कुल जो 8-10 वर्ड हैं उनको लिख के, अब इसमें इन सारे वर्ड्स को देखो जो कि आपके मैक्सिमम टाइम क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्या हो रहे हैं, कम रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, आप कहां भागोगे, आप वहां भागोगे जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे तो उसमें तो आप कॉमन चीज निकाल ही नहीं पाओगे, कॉमन चीज निकाल नहीं पाओगे, मतलब कि कॉमन नहीं, ऑड वन आउट चीज नहीं निकाल पाओगे। तो जब ऑड वन आउट की बात आएगी तो जो वर्ड सबसे कम रिपीट हुआ है उनको पकड़ो और देखो किन दो, मान लो पहले लाइन में आपका कुछ गिव वर्ड दिया हुआ है और वो केवल आपके 4th लाइन में गिव वर्ड आया है, तो इस और कोई भी वर्ड पहले लाइन और इस लाइन में कॉमन नहीं है, तो आपका गिव वर्ड जो है वो यहीं से निकल के बाहर आ जाएगा और उसका कोड आप गिव का यहां पे तुरंत फटाक से जल्दी से यहां जो भी कोड है उसको लिख लिए। तो आपके पास बचे 9 वर्ड। इसी तरह कर करके आपके जितने कम, जो सबसे कम रिपीट हुआ है उसको पहले, फिर उससे ऊपर वाले को बाद में, फिर उसके ऊपर वाले को बाद में। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को अप्रोच करने जाओगे तो आपके 10 के 10 वर्ड मिल जाएंगे और इनसे आए हुए सेट 3 क्वेश्चन आप चाहोगे तो अगले 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट में करके खत्म कर दोगे। तो ये अप्रोच होती है चाइनीज कोडिंग में। इसमें आप और कोई लॉजिक लगा नहीं सकते क्योंकि कोई लॉजिक यूज होता ही नहीं है। इसमें आपको ऑड वन आउट निकाल के कोड का वर्ड को पता करना पड़ता है। तो वो ये चीजें हैं, हम जब इसके ऊपर सेशन में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली वी गोना नो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, जिसमें आपको सर्टेन कोड्स को, सपोज योर एलिफेंट वर्ड इज देयर, ठीक है ना। और एलिफेंट को हमने ये लिखा है कि I 14 डॉलर। ठीक, इस तरीके से आपको करके क्वेश्चंस दे दिया गया जिसमें बोला गया एलिफेंट इक्वल टू I 14 डॉलर। अब बच्चे ये सोचेंगे भाई आई कहां से आया, 14 कहां से आया और डॉलर कहां से आ रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने जो लॉजिक की बात करी कि हम देखते हैं क्या लॉजिक यूज हो सकता है। सबसे पहले ये देख लो, क्या आई इसमें कहीं आया है? इसमें आई नहीं आया है, आई आपका नहीं आया है। तो पहला चीज तो कहीं ना कहीं ये चीज हुआ है कि आपका जो आई आया है वो
किसी ना किसी एक यहाँ के लेटर के वजह से आया है। वो लेटर क्या हो सकता है? वो लेटर ये हो सकता है कि वो आई जो है वो किसी लेटर का अपोजिट पेयर हो, उस लेटर का अपोजिट पेयर हो। तो एक बार अपोजिट पेयर को देखने के लिए हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि आई की पोजीशन वैल्यू क्या होगी। ई जो टी के हिसाब से अगर आप देखो, ई जो टी ना, जे पे है 10 और जे से पहले आता है आई, तो आई हो गया 9 और इसको 27 में से माइनस किए तो आ गया 18। ठीक, अब 18 पे कौन आता है? टी आता है 20 पे, इससे दो पहले गए, 19 पे आया एस और 18 पे आया आर, यानी कि आर आएगा। तो अपोजिट पेयर का भी काम यहां पे नहीं चल रहा है। अपोजिट पेयर का भी काम यहां पे नहीं चल रहा है। अपोजिट पेयर का भी काम यहां पे नहीं चल रहा है, मतलब अपोजिट पेयर का भी मतलब यहां पे लॉजिक नहीं लगेगा। तो अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? जब ये दोनों लॉजिक फेल कर गए, जब ये दोनों लॉजिक फेल कर गए, तो आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि भाई हम वॉवल्स के ऊपर बात कर लें। हम वॉवल्स के ऊपर बात कर लें तो एक चीज हो सकता है। अब यहां पे अगर आप वॉवल्स को देखोगे तो 3 वॉवल्स यूज हो रहे हैं, 3 वॉवल्स यूज हो रहे हैं, दैट इज ई एंड ए। अब इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है आपका ई, और ई के आगे आने वाला बड़ा वॉवल क्या होगा? आई। अच्छा, तो ये लॉजिक यहां पे मिक्सअप बैठ रहा है, मतलब जो वॉवल आया है, अब यहां पे पहला ही लेटर आपका वॉवल है, तो अब पहला ही लेटर वॉवल हो सकता है, ये भी एक लॉजिक हो सकता है, उसका नेक्स्ट वॉवल लिख दिया गया हो। अगर यहीं पे ये भी हो सकता है कि आपका यहां कॉन्सोनेंट होता, तो इसी के नेक्स्ट वाला कॉन्सोनेंट लिख दिया गया होता। तो ये सर्टेन लॉजिक्स हैं, ठीक है ना। तो इस सेशन में थोड़ा सा हम बेसिक चीजें देख रहे हैं, थोड़ा सा एक ना हम चीजों को समझ रहे हैं कि हम कोडिंग को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, कोडिंग इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। कोडिंग इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। तो ये कुछ कोडिंग के शब्द हैं। इसमें अगर हम और बात करें तो ये 14 कहां से आया? अब 14 में अगर आप देखो, 14 में इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जनरली क्या किया जाता है, किसी ना किसी नंबर, पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो आप। तो 3, 6 और 8 बना, तो 8 दूनी 16, 8 टू जा 16 होना चाहिए, वो भी यहां पे नहीं बना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है? पहले लेटर का पोजीशन, सेकंड लेटर का पोजीशन, लास्ट लेटर का पोजीशन, या सेकंड लास्ट लेटर का पोजीशन। तो ई हमको मालूम है क्या होता है? 5। एल हमको मालूम है होता है 12। टी हमको मालूम है क्या है? 20। और एन हमको मालूम है 14। ओहो, ये तो 14 यूज हो गया है, मतलब कि सेकंड लास्ट लेटर जो है आपका, सेकंड लास्ट लेटर जो है आपका, उसी का पोजीशन वैल्यू यहां पे लिख दिया गया है, लिख दिया गया है। अब अगर हम डॉलर की बात करें, अगर हम डॉलर की बात करें तो एक सिंबल आया है। तो जनरली जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, जनरली जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ वॉवल्स या नंबर ऑफ लेटर्स पे ही इनकी सारे लॉजिक बनते हैं। नंबर ऑफ वॉवल्स एंड नंबर ऑफ लेटर्स हम वे ही हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। अगर आपके पूरे कोडिंग में, पूरे कोडिंग डिकोडिंग में 4 सिंबल यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 4 सिंबल यूज हो रहे हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि जो काउंटिंग है नंबर ऑफ वॉवल्स का, नंबर ऑफ वॉवल्स का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन केस अगर 5 भी है, 4 है मतलब 4 डिफरेंट वॉवल्स हो गए हो सकते हैं, या नंबर ऑफ वॉवल्स 4 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 5, मतलब रिपीटिशन भी हो सकता है, रिपीटिशन भी हो सकता है, या हो ऐसा भी कि हम रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स नहीं काउंट कर रहे हैं, कितने डिफरेंट वॉवल काउंट यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड कर सकता है। उस केस में हमारे पास 5 सिंबल मोस्ट ऑफ द टाइम, उसी टाइम पे जब हम डिफरेंट सिंबल्स, सॉरी, जितने, अगर हम ये काउंट करें कि कितने डिफरेंट वॉवल यूज हुए हैं उस पर्टिकुलर वर्ड में,
और गलती से उस पूरे कोडिंग में 5 सिंबल आ रहे होंगे, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंबल के लिए लॉजिक बनना है वो हमेशा क्या बनना है, क्या कि नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल, अगर 1 है तो पर्टिकुलर सिंबल यूज होगा, 2 है तो पर्टिकुलर सिंबल यूज होगा, 3 है तो पर्टिकुलर सिंबल यूज होगा, 4 है तो अलग पर्टिकुलर सिंबल यूज हो सकता है। एक लॉजिक ये है। चलिए सिंबल के लिए लॉजिक देखते हैं, एक बार सिंबल के लिए लॉजिक पूरा देख लेते हैं। लॉजिक लॉजिक ऑफ सिंबल्स। ठीक, लॉजिक ऑफ सिंबल्स। देखो अगर आपके 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, केवल 3 सिंबल्स के लिए 2 सिंबल्स, तो देखो 2 सिंबल में केवल एक चीज हो सकता है, ऑड और इवन का खेल, ऑड एंड इवन का खेल। अब ये आपका 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहा है, या नंबर ऑफ वॉवल्स की बात कर रहा होगा, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा होगा। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा होगा अगर आपके केवल 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, केवल 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑड एंड इवन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑड एंड इवन, जो कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप में 3 सिंबल यूज हो रहा है, नंबर ऑफ 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, इनमें 90% ऑफ टाइम, 90% ऑफ द टाइम आपका नंबर ऑफ वॉवल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या नंबर ऑफ वॉवल्स इज लेस देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या नंबर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, अगर 3 सिंबल यूज हो रहा है तो दीज आर द पॉसिबल केसेस जहां पे आपका सिंबल 3 यूज होगा। 90% चांस है, 90% चांस यही होगा, 100% तो पेपर बनाने वाला ही बता सकता है कि क्या होगा। अगर आपके केस में मोर देन 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, मोर देन 3 सिंबल अगर यूज होते हैं, तो मोर देन 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, तो उसमें एक केस ये हो सकता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल्स कितने हैं। ठीक है ना, तो आपके वॉवल्स होते ही 5 हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनका जितनी बार, डिफरेंट बार, ये नहीं कि जैसे एलिफेंट में हमने देखा, एलिफेंट में हमने देखा कि 1 2 3 वॉवल यूज हुए हैं, आपके 3 वॉवल यूज हुए हैं, लेकिन 2 डिफरेंट वॉवल यूज हुए हैं केवल। और यहां पे हो सकता है इसको डॉलर से रिप्रेजेंट कर दे, केवल 1 वॉवल यूज हुआ तो उसको हैश से रिप्रेजेंट कर दे, आई डॉलर यूज हुआ है तो एंड से रिप्रेजेंट कर दे, ओ से हुआ है तो उसको स्टार से रिप्रेजेंट कर दे, और यू से अगर हुआ है तो हो सकता है परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर दे। दिस आर दी ओनली पॉसिबल केसेस फॉर सिंबल। सिंबल में अगर आप इतनी चीजों को दिमाग में रखते हो तो सिंबल वाले केस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता लग जाएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में या जो कोडिंग डिकोडिंग में आपका ये चीज आएगी वो क्या होने वाला है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर सबको। यहां तक तो हमने लॉजिकल रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम
इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके प्री या मेंस में पूछे जाते हैं। अब बाकी एक आता है आपका कंडीशनल। कंडीशनल कोडिंग आती है। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, ले आइए पढ़ते हैं। कंडीशनल कोडिंग में अगर हम बात करें, अगर हम कंडीशनल कोडिंग में बात करें तो देयर विल बी सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गिवन, certain statements are will be given and there might be some box will be given जहां पे A को डॉलर से रिप्रेजेंट किया है, B को हैश से रिप्रेजेंट किया है, 3 को स्टार से रिप्रेजेंट किया है और C को 8 से रिप्रेजेंट किया है और D को सर्टेन किसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सपोज किससे, परसेंटेज से कह लीजिए, इसको कोई भी एक सिंबल यूज कर लीजिए। मेन हमारा ये नहीं है कि क्या यूज हुआ है, मेन हमको ये है कि हमारा लॉजिक यहां पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया है और इसमें ये बोल दिया गया कि अगर पहला लेटर, फर्स्ट लेटर इज योर वोवल, फर्स्ट लेटर इज योर वोवल, तो क्या करना है, फर्स्ट लेटर अगर आपका वोवल है तो लास्ट लेटर का जो कोड है उसके साथ उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट लेटर अगर आपका वोवल है तो उसको सेकंड या लास्ट लेटर के साथ क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। देन इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट एंड यू हैव टू इंटरचेंज दोस क्या कोड सिंबल जो भी हम यहां पे हमारे यहां बॉक्स में दिया होगा उस चीज को। ठीक है ना, सिमिलरली सर्टेन स्टेटमेंट विल बी गिवन कि अगर थर्ड लेटर आपका वोवल होता है तो उसको के से रिप्रेजेंट कर दीजिए। थर्ड लेटर अगर आपका ओ से या वोवल से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसको आप के से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो दिस काइंड ऑफ सर्टेन योर कंडीशन विल बी गिवन एंड द बॉक्स वुड लाइक बी दिस लाइक बॉक्स विल बी गिवन। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ बॉक्स दिया रहेगा और आपको उस बॉक्स के रिलेटेड कोड दिए रहेंगे और यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस दी रहेंगी। इन सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे आपको वो सारे कोड्स को चेंज, इंटरचेंज, स्वैप और अलग से कोई कोड दे दिया गया तो वो सारी चीजें देखते हुए आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो डेफिनेटली आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और अगले सेशन में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो आप जरूर इन वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को देखिएगा और जो भी आपको डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, और लास्ट में यही बोलूंगा कि आपका NISCL का पेपर और GIC का पेपर बहुत ज्यादा पास आ चुका है। तो इन केस अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, इन केस आपने कोर्स नहीं लिया है तो डेफिनेटली आप एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाएंगे, अगर एग्जाम बी के आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे जहां पे हम अगले 4 वीक में पूरा का पूरा रीजनिंग प्रीलिम्स में हम जो आने वाले पार्ट हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो, उसमें अभी हम लोगों ने ब्लड रिलेशन तक चीजें खत्म कर ली हैं जिसमें इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और आने वाले टाइम में हम लोग उसमें मैक्सिमम काइंड ऑफ जो पजल आते हैं आपके एग्जाम में वो करने वाले हैं खत्म। तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड हम वीडियोस भी यूट्यूब पे लाएंगे क्योंकि वहीं के सैंपल मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वी गेट टू नो कि हाँ कौन से टॉपिक हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। यूट्यूब पे भी हम ये सारी वीडियोस लेके आएंगे, सारे कंसेप्ट्स लेके आएंगे, सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो सके तो लाइव सेशन भी ले आएंगे जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग इंश्योरेंस एग्जाम लाइक NISCL एंड GIC। तो हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे उस पर और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट आपकी इच्छा है, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब want to buy some course, if you want to subscribe some course, I would be very happy if you join us क्योंकि वहाँ पे 1-on-1 बच्चों के साथ डिस्कशन होता है। जो भी डिस्कशन होता है उस पर बच्चे के जो भी डाउट्स होते हैं until or unless those doubts don't clear we don't move ahead।
जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होता है हम क्लास में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है। एंड वी हैव अ कोर्स लाइक टारगेट बैंक करके है, आप एग्जाम बी के कोर्स पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो दिखेगा। ऐप डाउनलोड कर लोगे, ऐप से भी आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू योर कोर्स मिल जाएगी, जिसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं जहां पे आप वीडियोस देख रहे हो। अगर इन केस आप अगर लाइव क्लास में बैठे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, आप वहीं पे पूछ सकते हो। बट इन केस यू आर वर्किंग, यू डोंट हैव टाइम, या उस टाइम पे आप जॉब में हो और यू कांट अटेंड द लाइव क्लास एंड इफ यू वॉचिंग सम रिकॉर्डेड वीडियो, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई डाउट आ रहा है आपके पास ऑप्शन होता है आस्क एक्सपर्ट। तो जो भी आप वो डाउट करोगे आपका जो मेंटोर है उनके पास वो डाउट चला जाएगा, और वो डाउट पर्टिकुलर जो फैकल्टी उस क्लास को ले रही है वो फैकल्टी आपको उस डाउट को क्लियर करती है। तो डाउट क्लियरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज अगर डाउट ही रह जाएगा तो फिर अपने पे डाउट हो जाता है, और व्हेन यू डाउट योर सेल्फ यू वोंट बी एबल टू अचीव दोज थिंग यू वांट अचीव इन योर लाइफ। ओके, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहां पे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया गया है कि आप कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट टू क्लियर ऑन एनीथिंग you can mail on this, you can visit to our website, or you can call on this number to know various detail regarding the courses. We have different courses. If you want to join, you can ask on this particular contact. If you want to see, explore, please go on to the www.exambi.com or call on this number 9205524028. ठीक है, ठीक है। मैं यही इतना बोल सकता हूं बस, और क्या, आपकी इच्छा है। इफ यू वांट टू बाय यू कैन, अदरवाइज वी आर ऑन यूट्यूब एंड वी विल बी एक्टिव ऑन यूट्यूब टिल एवरी एग्जाम, क्योंकि केवल NISCL और GIC नहीं है, आगे आने वाले आपके IBPS के बहुत सारे पेपर हैं, SBI के पेपर हैं, इवन नाबार्ड RBI का भी पेपर है जो बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है, CB है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप पेपर इन योर द अपकमिंग मंथ। सो इफ यू वांट टू क्लियर ऑल दोज पेपर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन हैव अ कोर्स, वी हैव अ कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्जाम, बिकॉज डिफरेंट एग्जाम हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो उस कोर्स को पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाता है। हमारे यहाँ डिफरेंट फैकल्टीज जो कि आप देखोगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हर लोगों ने। मैं खुद RBI और नाबार्ड का पेपर दे रखा हूँ, मेंस दे रखा है मैंने। तो आई हैव बेटर मीन्स आई हैव नॉट, आई वुड नॉट से आई हैव, मतलब एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास ये सारी चीज़ें बहुत हैं जो मैं कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, और डेफिनेटली आई गोना हेल्प यू ऑन अ यूट्यूब टू। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही सीखते हैं। आगे एक सेशन लेके आऊँगा, कोडिंग ही डिकोडिंग पे लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसमें कोई भी डाउट होगा तो यू कैन हैव अ चांस, यू कैन हैव एन ऑप्शन टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जब भी आप देख रहे हैं तो हैव अ नाइस डे और हैव अ गुड नाइट, एंड अंत में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।